अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स मीडियम पाकिस्तान का लेसन नंबर 21 प्रेस एंड गवर्नमेंट। इसमें भी प्रेस एंड गवर्नमेंट को ही हम कंटिन्यू करेंगे। पिछले लेक्चर में भी हम प्रेस एंड गवर्नमेंट को पढ़ते आ रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। ऑल सोसाइटीज ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के तमाम सोसाइटीज में, मतलब जब भी कोई हुकूमत आती थी या जाती थी या जो भी नई पार्टीज थी, जो भी नए हुक्मरान आते थे, हर कोई अपनी फिलॉसफी, अपनी ओपिनियन और अपने आइडियाज लोगों को देता था। लेकिन उन्होंने कहा है कि आज़ादी के मतलब पहले 5-7 अरसे में पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, प्रेस हिस्ट्री है जो पाकिस्तान की, उसमें प्रेस और जर्नलिस्ट के खिलाफ हुकूमत, प्रेस और जर्नलिस्ट जो है हुकूमत उनके खिलाफ ही रहती थी। कायदे आजम के पास शुरू में एक जब पाकिस्तान बना तो एक लॉ लाया गया, एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था सिक्योरिटी एक्ट, जिसको ब्लैक लॉ भी कहा जाता। उसका मतलब यह था कि प्रेस ऑफ द फ्रीडम की रिस्ट्रिक्शन करना। इसमें ये लिखा गया था कि मतलब कोई भी अगर बंदा आपको कहीं से रिपोर्टिंग करते नजर आता है, कोई एजेंसी का या कोई भी, उसको बगैर किसी रीजन दिए उसको आप अरेस्ट कर लें, क्योंकि आप मुल्क में पीस ला और पीस चाहते हैं। ठीक है, अवॉइड करें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से। कायदे आजम ने इस एक्ट की शदीद मजम्मत करते हुए इसे रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब कायदे आजम की डेथ हुई तो उसके बाद इस एक्ट को पास कर दिया गया, जो कि सिक्योरिटी एक्ट था। और इस सिक्योरिटी एक्ट को फिर पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता था हुकूमत की तरफ से। मुझे थोड़ा ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्पीड से लेक्चर पढ़ा जाती हूँ, लेकिन अगर मैं थोड़ा स्लो बोलूँ तो फिर हमारा लेसन जो है, जो लेक्चर है, वो बहुत लेंथी हो जाए। तो आई होप कि आप लोगों को समझ तो आ ही जाता होगा। 1971 और 1977 का इरा देखते हैं। 1971 में क्राइसिस जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर जो थे, मतलब 1971 के क्राइसिस में जर्नलिस्ट और न्यूज़पेपर जो थे उन पे सख्त स्ट्रिक्टनेस होती थी। ठीक है, मतलब किसी भी न्यूज़पेपर को या जर्नलिस्ट को ये इजाजत नहीं थी कि वो ईस्ट पाकिस्तान में जो कुछ भी हुआ उस सिचुएशन को पब्लिश करे या लिखे, क्योंकि वो लोगों को इस सब सिचुएशन के बारे में बताना नहीं चाहते थे। फिर जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हुए आफ्टर ढाका फॉल, मीडिया ने एक ग्रेट रोल प्ले किया ताकि वो नेशन को, कौम को दोबारा रीबूस्ट कर सके, क्योंकि जो आवाम थी वो बहुत ज्यादा गुस्सा थी गवर्नमेंट पे जब उन्हें इंडिया से भी डिफीट हुई तब भी, और वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थी। फिर मीडिया ने एक अहम किरदार अदा किया और आवाम को, नेशन को रीबूस्ट किया पूरे कंट्री में, क्योंकि ताकि और उन्हें अपनी रियल लाइफ की तरफ वापस लेकर आए। डिफरेंट गवर्नमेंट्स यूज डिफरेंट एक्शन, जो भी हुकूमतें आती गई, डिफरेंट हुकूमतें आती गई, वो डिफरेंट एक्शन लेती थी न्यूज़पेपर और जर्नलिस्ट के खिलाफ। आगे उन्होंने कहा है कि जब मोस्टली जो एक्शन लिए गए गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़पेपर्स के खिलाफ, वो ये होता था कि जब गवर्नमेंट को कुछ ज्यादा गुस्सा आता था न्यूज़पेपर्स पे, शो देयर एंगर, मतलब वो अपना जो चीज उन्हें अच्छी नहीं लगती थी तो वो उन्हें पनिश करते थे। पनिश की सूरत में करते थे कि उन्होंने ऑफिशियल का जो कोटा, एड्स, ऑफिशियल एड्स का जो कोटा था उसे कम कर दिया, न्यूज प्रिंट कोटा को कम कर दिया, सब्सक्रिप्शन जो न्यूज़पेपर्स की थी उसको खत्म कर दिया। और जब भी कोई ऑफिशियल फंक्शंस वगैरह हुआ करते थे, सेमिनार्स हुआ करते थे, ऑफिशियल मीटिंग्स हुआ करती थी, तो वो जर्नलिस्ट को इनवाइट ही नहीं किया करते थे वहां पे। आगे डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन द कंडक्ट ऑफ जर्नलिस्ट। फिर क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे जर्नलिस्ट की फेडरेशन की एक वर्ल्ड कांग्रेस हुआ करती थी, सेकेंड वर्ल्ड कांग्रेस, जो अडॉप्ट हुई 25 अप्रैल में 1954 में, फिर अमेंडेड हुई 18 में 26 जून में 1986 में। ठीक है, इसमें क्या हुआ, अब ये जो इंटरनेशनल लेवल पे कांग्रेस हुई थी, वर्ल्ड कांग्रेस हुई जर्नलिस्ट की, इसमें कुछ चीजें तय पाई कि आपने जर्नलिज्म करनी कैसे है। उन्होंने कहा कि आप हमेशा सच्चाई का साथ दें। पहला पॉइंट जो बताया, जो चीज सच है जर्नलिस्ट की ड्यूटी है कि वो उसे ही पब्लिक करे। ठीक है, उसके बाद सेकंड उन्होंने कहा कि आप हमेशा ऑनेस्ट रह के प्रेस ऑफ द फ्रीडम के प्रिंसिपल के खिलाफ अगर कोई एक्शन होता है तो उसके खिलाफ मतलब डटे रहे। द जर्नलिस्ट शैल रिपोर्ट ओनली रिपोर्ट, जर्नलिस्ट तब ही किसी चीज को रिपोर्ट कर सकता है अगर वो जानता है, खुद जाती तौर पर वो जानता है कि ये चीज जो है बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जर्नलिस्ट शैल यूज ओनली फेयर मेथड, जर्नलिस्ट जो है वो किसी भी न्यूज़पेपर को या फोटोग्राफी को या डॉक्यूमेंट को हासिल करने के लिए फेयर मेथड इस्तेमाल कर सकता है, किसी भी नाजायज तरीके से वो हासिल नहीं कर सकता। उसके बाद अगर कोई भी जर्नलिस्ट ऐसी कोई न्यूज पब्लिश करता है जो कि बाद में हार्मफुल साबित होती है तो उसके लिए जर्नलिस्ट को भी पनिश किया जाएगा।
फिर उन्होंने कहा कि आपको बहुत ज्यादा प्रोफेशनल वे में रहकर जर्नलिस्ट को जो है इन कॉन्फिडेंस में काम करना है, जर्नलिज्म करनी है, और जो जर्नलिस्ट है वो अवेयर हो हर टॉपिक से मीडिया के, कि उसे किस टॉपिक पे किस तरह बात करनी है। डिफरेंट टॉपिक्स आगे बताए भी हुए हैं। उसके बाद जर्नलिस्ट जो है वो अगर फिर उन्होंने कहा है कि अगर कोई इस तरह का काम करते हैं तो उसमें भी उसे जो है वो प्रोफेशन से निकाल दिया जाएगा, जिस तरह मतलब कि प्लेगरिज्म करता है, मैलिशियस कलमनी स्लेंडर करता है, या एक्सेप्टेंस ऑफ राइट, मतलब सिंपली बताती हूँ, अगर फॉर एग्जांपल वो रिश्वत वगैरह लेते हैं या वो किसी की न्यूज कॉपी करते हैं या इस तरह की जो भी चीजें हैं, उनको अगर वो इस तरह के काम करते हैं तो उसे उससे उसके जो प्रोफेशन है उससे रिमूव कर दिया जाएगा। इन पाकिस्तान में 3 मेजर ऑर्गेनाइजेशंस बनी जो कि जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर्स और एडिटर्स के राइट्स को सिक्योर करती रही। अब वो कौन सी है? सबसे पहले थी एपीएनएस। एपीएनएस स्टैंड फॉर ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी। ये ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि जिसके इलेक्शन हुआ करते थे, जो इलेक्ट हुई एवरी ईयर इलेक्ट होती थी। इसके 3 मेजर ग्रुप्स थे। अब जो चीजें इंपॉर्टेंट है वही हाईलाइट है, वही मैं बता भी रही हूँ। 3 मेजर ग्रुप्स थे। कौन से थे? जंग ग्रुप, डॉन ग्रुप एंड नवाए वक्त ग्रुप। ठीक है। उसके बाद इसको वेग बोर्ड अवार्ड भी मिला, इसके जो जर्नलिस्ट इसके साथ काम कर रहे थे। ये फाउंडेड हुई 1953 में। अच्छा, आगे उन्होंने कहा है कि इसमें क्या हुआ करता था कि डिफरेंट किस्म की एडवर्टाइजमेंट हुआ करती थी, पब्लिश हुआ करती थी चीजें, कमर्शियल चला करते थे। लेकिन उन्होंने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी आपसे एडवर्टाइजमेंट करवाती है लेकिन आपको पे नहीं करती, तो उसकी जिम्मेदारी एपीएनएस पे होगी। एपीएनएस जो एजेंसी है वो उसका अल्टीमेटम देगी कि आप उसे पे करें या उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दें। इसके फाउंडर्स कौन कौन से थे? हामिद निजामी और अल्ताफ हुसैन साहब। उसके बाद बिफोर एपीएनएस 1950s में एपीएनएस से पहले जो पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी बनी थी, इसमें जो उस टाइम के एडिटर्स थे उन्हें ये रियलाइज हुआ कि जो प्रिंट मीडिया है इसको किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या क्लियरिंग हाउस की जरूरत है, जिसकी वजह से पीएनएस जो है वो ज्यादा वक्त तक काम ना कर सका, और मतलब कि इससे एडवर्टाइजमेंट और पब्लिश या अथॉरिटीज वगैरह की सपोर्ट ना मिली। 3 साल के बाद 1953 में ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटीज बनी, और फिर इनके मतलब के डिफरेंट सक्सेसफुल इनके न्यूज़पेपर्स मिलते रहे, और फिर जो डेली डॉन है वो एक फाउंडिंग मेंबर है। सीपीएनई के बारे में बात की गई है। 1955 में सीपीएनई स्टैंड फॉर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर, ये एस्टेब्लिश हुआ था पाकिस्तान में, और बोथ सीपीएनई एंड एपीएनएस स्ट्रगल्ड अगेंस्ट ब्लैक प्रेस लॉ। ब्लैक प्रेस लॉ के खिलाफ जो है सीपीएनई और एपीएनएस जो थे वो स्ट्रगल करते रहे, मतलब कि अपनी प्रेस की फ्रीडम के लिए। पीएफयूजी स्टैंड फॉर पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, ये लोकेटेड है इस्लामाबाद पाकिस्तान में। पीएफयूजी साउथ एशिया का फर्स्ट एसोसिएशन था जिसने पूरे कंट्री में जो जर्नलिस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जनाब ये था हमारा लेसन नंबर 21। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, मुझे लग रहा है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें जिन्हें मैंने हाईलाइट भी कर दिया, कंसेप्ट भी क्लियर करवा दिया। आप लोग इसे रीड भी करें, याद भी करें। कुछ समझ नहीं आता कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज भी मेरी रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।